हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और मुझे अच्छा लगता है कि आप कोई चीज़ अगर पूछते हैं, अगर एक थैंक यू भी लिखते हैं तो वो भी मेरे लिए बड़ा उत्साह का कार्य करता है। कुछ एक बच्चों ने कुछ कुछ चीज़ें पूछी है। मैंने सोच रखा है कि किसी दिन मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताऊंगी जो आपके कमेंट में आता है। तो 5 मिनट बाद के जो है वीडियो को लास्ट में आपके कमेंट के आंसर देने के लिए रखूंगी। इसमें किसी तरीके से लोग सवाल करते हैं कभी कभी, तो उसका भी जवाब दे दूंगी। तो नाम लेके बताऊंगी, तो मैं नोट करके रखूंगी उस चीज़ को। एक दिव्यांग तिवारी ने मुझसे पूछा कि मुझे कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द बताइए जो मैं अपने निबंध में प्रयोग करूं, तो मेरे निबंध की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए। तो उसके लिए देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग प्रोसेस को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके लिए तत्कालिक पत्र पत्रिकाएं जो हैं, आप उसको पढ़िए, संपादकीय पढ़िए। आप देखिएगा संपादकीय में भाषा को कितना सरल रखा जाता है, लेकिन उसके लिखने का जो अंदाज होता है वो इतना सटीक और सही होता है। अच्छे शब्दों का प्रयोग रहता है कि आपकी संपादकीय पूरी पत्रिका का एक तरीके से मार्ग निर्देशन का कार्य करती है कि क्या उसमें हो रहा है। तो इसी तरह आपको मैं कुछ शब्दों को हर वीडियो में नहीं तो करूँगी कि 10-12 शब्दों को ऐसे बता दिया करूँगी जिससे कि आपको लगे कि वो मेरा काम हो जाए। और अगर आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो भी और अच्छी बात है, मैं उसमें भी बता दूँगी। लेकिन अखबारों का पढ़ना, न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तमाम संपादक के नाम, संपादक की कलम से कॉलम होते हैं, उनको पढ़िए। जब उनको पढ़ेंगे तो आपके लिखने का तरीका जो होगा उसमें देखेंगे बदलाव आ रहा है। और कोई भी करंट टॉपिक उठा लीजिए और उसमें एक पन्ना लिख डालिए, देखिए आपकी भाषा क्या बोल रही है, तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा। चलिए, ये सब बातें आगे भी होती रहेंगी। तो 2 मिनट मेरा इसमें निकल गया, तो मैं आपसे अब बताती हूँ कि मेरा टॉपिक आज बदल गया है। अब यहाँ से टॉपिक मैंने शुरू कर दिया वाक्य का। कक्षा 10 के सीबीएसई बोर्ड में रचना के आधार पर वाक्य भेद था, तो वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। और अब बारी आई है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की। तो मैं ये कक्षा सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 9 के विद्यार्थियों को, और तमाम बोर्ड में और भी दिए गए तो उनको मैं ये पढ़ा रही हूँ। साथ ही साथ कंपटीशन वगैरह में जो टेट की परीक्षा होती है, सुपर टेट, टेट, उनमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप बोर्ड परीक्षाओं में, सुपर टेट, टेट की परीक्षाओं के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले मैं प्रारंभ से ही शुरू करती हूँ। हालांकि मैंने वाक्य की परिभाषा आपको बहुत बार दी है, फिर भी दूंगी, क्योंकि जब बच्चा बोलता नहीं है तो उसके पास भाषा नहीं होती, और जब भाषा होती है तो धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। ये क्रम जो है बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है। बहुत प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार उसी चीज़ को। अब देखिए, मैंने एक दिन पढ़ाते समय आपको बताया था कैसे हम भाषा तक आते हैं। हमारे पास सबसे पहले जन्म के समय रोने की ध्वनि होती है। ध्वनियाँ धीरे धीरे वर्ण में परिवर्तित होती हैं। वर्णों के दो भेद हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन हो जाते हैं। तो पहले स्वरों का मेल होता है, कभी कभी खाली स्वरों के का उच्चारण सुनाई पड़ता है, कभी आपको खाली व्यंजनों का उच्चारण सुनाई पड़ेगा, मम, कहीं व्यंजनों का। लेकिन धीरे धीरे स्वर और व्यंजन मिलने लगते हैं और शब्द निर्माण होने लगता है। शब्द निर्माण की यही प्रक्रिया जब सार्थक रूप में अर्थ ग्रहण कराते हुए समूह बनाने लगती है तो वाक्य में परिवर्तित हो जाती है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हो गई? वर्णों, शब्दों का वह सार्थक समूह जो अर्थ ग्रहण करा सके उसे हम वाक्य कहते हैं। तो मैं चलती हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा लिखती हूँ। शब्दों का वह सार्थक मेल, शब्दों का वह सार्थक मेल जो अपने व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित
रूप में होकर अर्थ ग्रहण कराए, अर्थ ग्रहण कराए उसे वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य तमाम शब्द हो लेकिन व्यवस्थित रूप में न लिखे हो। जहाँ क्रिया लगानी वहाँ क्रिया न हो, जहाँ कर्म लगाना वहाँ कर्म न हो, जहाँ पर भाषा जो चीज़ पहले लिखनी चाहिए, जैसे कर्ता पहले लिखना चाहिए, कर्ता को बाद में कर दे। तो ये वाक्य के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत मान्य होती है। अगर आप व्यवस्थित क्रम में न लिख करके अव्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो या तो हम उसे अशुद्ध वाक्य की श्रेणी में डाल देंगे, या तो ये कहेंगे कि ये अर्थ स्पष्ट नहीं ग्रहण कर रहा। तो व्याकरणिक दृष्टि से वो आपकी गलतियां हो जाएंगी और काट दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो भी शब्द समूह अपने व्यवस्थित रूप में अर्थ ग्रहण कराए वो वाक्य कहलाता है। देखिए, भाषा के चमत्कार हैं। भाषा का चमत्कार है कि कितने अच्छे तरीके से हम अपनी बात को व्यवस्थित रूप में बता सकें, तो आप उसे अच्छा समझेंगे। तो व्यवस्थित रूप का मतलब ये हो गया कि जहाँ कर्ता की जगह है वो कर्ता लगे, और जहाँ क्रिया की जगह है क्रिया लगे, जहाँ कर्म की आवश्यकता है कर्म लगे। कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण जो भी पदों के भेद हैं वो सारे उचित स्थान पर हों, और अर्थ ग्रहण कराएं कि कुछ भी बोला जाए तो आप समझें। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो ये अर्थ ग्रहण कराना कहलाते हैं इसको। तो मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, आपकी कही हुई चीज़ें मुझे समझ में आती है, तो ये वाक्य हो गया। तो इसे हम वाक्य कहते हैं। उसमें आप कोई भी वाक्य का उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मोहन बाजार से पुस्तक लाता है। अब मैं ज्यादा उदाहरण नहीं लिखूंगी क्योंकि इसमें उदाहरण की आवश्यकता बहुत नहीं है। अब क्या होता है कि वाक्य के घटक, बहुत जगह घटक करके पूछा जाएगा, इसलिए मैंने घटक लिख के यहाँ अंग लिख देती हूँ। आपको प्रश्न घटक पूछा गया, पता लगा कि घटक क्या है आपको पता ही नहीं यार, समझ ही भी नहीं यार, कभी चर्चा ही नहीं है, कभी मैंने सुना ही नहीं, पुस्तक में पढ़ा ही नहीं। तो घटक का मतलब उसके अंग, कौन कौन से दो मुख्य अंग होते हैं जो वाक्य के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो वाक्य के घटक जो होते हैं दो होते हैं। पहले को उद्देश्य कहते हैं और दूसरे को विधेय कहते हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ते होंगे तो पढ़े होंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात कही जा रही हो। प्रेडिकेट क्या है, जो बात कही जा रही हो। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोहन बाजार से पुस्तक लाता है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। बाजार से पुस्तक लाता हमारा विधेय है। तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि वाक्य के दो घटक होते हैं या दो अंग होते हैं। एक को हम कहते हैं उद्देश्य, एक को कहते हैं विधेय। उद्देश्य कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके लिए हम कह रहे हो वो उद्देश्य है, और जो कह रहे हो वो विधेय है। तो किसी भी वाक्य को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए, उसके अंगों के आधार पर, उसके घटकों के आधार पर, और अलग कर लीजिए। अगर जिसके बारे में बात कही जाएगी वो आपका हो जाएगा उद्देश्य और दूसरा विधेय हो जाएगा। अगर बहुत छोटा सा वाक्य लिखा हो, जैसे मीरा नाचेगी, मीरा नाचेगी, इसमें तो दो ही शब्द है, एक कर्ता एक क्रिया है। तो वाक्य का मतलब होता है कि वाक्य का मतलब होता है जहाँ एक कर्ता और एक क्रिया जुड़ जाए एक स्थान पे, वो वाक्य बन जाएगा। यहाँ देखिए एक कर्ता और एक क्रिया ही है। अब यहाँ ये हमारा उद्देश्य हो गया और ये हमारा विधेय हो गया। दो ही शब्द में उद्देश्य और विधेय मिल सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि वाक्य के दो घटक या दो अंग होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात कही जाए, विधेय वो होता है जो बात कही जाए। अगर हम यहाँ कहते हैं नाचेगी, तो ये बात कही जा रही थी, हमारा विधेय है, और
किससे किसके बारे में कही जा रही? मीरा के। तो मीरा हमारा जो है वो वाक्य का उद्देश्य है। तो इस तरीके से आपने उद्देश्य और विधेय समझ लिया। एक आध उदाहरण और दे देती हूँ। मोहन गाएगा। छोटा वाक्य मैं इसलिए लिख रही हूँ जिसमें बिल्कुल समझ लेना है। मोहन गाएगा, इसमें भी बिल्कुल वही है। ये उद्देश्य है और ये विधेय है। तो उद्देश्य और विधेय की अगर परिभाषा लिखने को आती है तो आप आराम से लिख सकते हैं। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। और जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। बस इतना याद रखिए, उद्देश्य और विधेय। याद है, एक लाइन में मैं लिख भी देती हूँ। जिसके बारे में बात कही जाए, और विधेय है जो बात कही जाए। वाक्य में जो बात कही जाए। तो आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको वाक्य के भेद पढ़ाने के पहले मैं ये बता दूं कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको रब करते हैं। अब वाक्य के भेद के दो आधार हैं। आपको आधार दोनों जानना चाहिए। कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं, भले आपके अलग अलग कक्षाओं में हो। तो यहाँ लिखेंगे वाक्य के भेद के दो आधार है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है, इसको सीबीएसई ने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रखा है। तो ये जिस पर कि मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपके पास नहीं है, नहीं देखे हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके देखिए। और अर्थ के आधार, इसको कक्षा 9 में डाल दिया सीबीएसई ने और इसको 10 में। सीबीएसई बोर्ड का मैं ये बता रही हूँ। सीबीएसई बोर्ड में इसने इस तरह डिवाइड किया, इसको 9 में पढ़ा देते हैं, इसको 10 में पढ़ा देते हैं, ताकि दोनों की जानकारी करके वाक्य के सारे भेद जो है आपको समझ में आ जाए। क्योंकि 10 का सिलेबस में पढ़ा रही थी तो मैंने इसको पहले पढ़ा दिया है। और पीछे के वीडियो में मेरे ये सारे रचना के आधार पर जो भेद है, आपको ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, आपको इतना लिखने पे याद आ गया होगा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में वाक्य पढ़ाया है, वाक्य भेद लिखा है। तो वो रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में रचना के आधार शब्द प्रयोग नहीं किया, वाक्य भेद किया है। लेकिन आपको वहाँ मैं पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं नोट कर लेंगे तो आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में। तो आसानी से आपको सारा वाक्य, पूरा वाक्य का भेद मिल जाएगा। इस बार मैं पढ़ाऊंगी अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं उसको मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन आज के वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो अगले वीडियो में इस टॉपिक को रखूँगी, क्योंकि 14 मिनट हो चुके हैं और बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाहती हूँ कि आपके लिए बोझ बन जाए, आप देखना ना पसंद करें।
छोटा छोटा टॉपिक हो, हिस्सा भी छोटा हो, आप दोहरा सकें, पढ़ सकें, मन लगा के सुन सकें। तो मेरा विशेष जो है उद्देश्य है वो करना चाहती हूँ, और उसी से मुझे सफलता मिलती है कि बच्चे मुझे अधिक से अधिक लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो आप मेरे साथ इसके पार्ट 2 में बने रहिएगा, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।